हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं। और सभी लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना क्या हाल चाल है कि नहीं, मतलब बढ़िया है कि नहीं। ठीक है, देखो आज के देखो इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का मैथ ना कि सबसे महत्वपूर्ण 15 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे ना। और देखो ये सब जो प्रश्न है हमारे जो मॉडल पेपर है, ठीक है, उन सब से लिया गया है, जो तुम्हारे एग्जाम में कहीं ना कहीं एक बार आए हैं, एक बार दो बार आए हैं, वही सब क्वेश्चन है। तो उन सब क्वेश्चन को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को हम समझ के अच्छे से सॉल्व करें। और तुम लोग भी आंसर कमेंट करना, बताना किस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ठीक है, और लास्ट में जरूर बताना कि कितना तुम्हें समझ में आया कितना नहीं आया ना। और तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है कि नहीं, जरूर बता के जाना ना। और ये जान लेना, देखो जितने भी हम ये सब क्वेश्चन करवा रहे हैं अब आगे लगातार करवाएंगे, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इन सबको तुम्हें एक जगह नोट करना है। नोट कैसे करोगे, अगर साथ साथ में लिख सकते हो क्वेश्चन को तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख सकते हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे आराम से एक जगह बाद में कभी भी लिख लेना, जिससे ये होगा कि तुमको ये पता रहेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगर हम इन सब क्वेश्चन को कर ले रहे हैं तो हमारे एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम कर ले जाएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, आए हैं। तो आगे भी एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, सिंपल ही आएगा, बहुत हार्ड नहीं आएगा। हाँ एक दो क्वेश्चन हार्ड होंगे, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब उसी में करते रहेंगे, आ जाएगा कर लेंगे। लेकिन इन सब का एक जगह प्रॉपर नोट्स जरूर बताना, मतलब बना लेना अच्छे से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और बताएगा इसका आंसर कितना आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, बोला है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, अगर एक अर्धवृत्त है, ठीक है ध्यान देना, अगर एक अर्धवृत्त है ऐसे, ध्यान देना, एक ये अर्धवृत्त है, देखो फिगर बना दिए। ठीक है, अगर ये अर्धवृत्त है, ठीक है, तो इसका तुम्हें परिमाप दिया है। ठीक है, इसका जो परिमाप है 36 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो बताना है फटाक से, लिखना है, दिया है वृत्त का अर्ध परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर। अब अर्ध परिमाप का सबको फॉर्मूला आना चाहिए कि अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो आंसर बताओ, सॉल्व करो और फटाक से आंसर बताओ कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। और उम्मीद करेंगे सभी लोग आंसर सही दोगे, जितने लोग भी पढ़े हो अच्छे से। कॉपी में सॉल्व करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस देख रहे हो आंसर कमेंट करो, रफ कॉपी लो, उसमें लिखो और सॉल्व करो। इतना रहे कि ये क्लास खत्म होते होते तुम्हें इसका लगभग 90% क्वेश्चन अच्छे से आ जाए। और एक बार क्लास खत्म होने के बाद जब भी तुम्हारा मन करे उस नोट से पढ़ लेना, जिससे तुम्हारा पूरा प्रॉपर ये अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, चलो देखो हमको पता है जो वृत्त होता है ना, देखो जो वृत्त होता है उसका परिमाप होता है 2πr। ठीक है, तो अगर ये आधा है तो यहां से देखो, अगर यहां से लेके यहां तक देखे तो यहां से लेके यहां तक का जो आंसर आएगा वो आएगा πr। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का परिमाप कितना होगा, पाई। परिमाप मतलब होता है रस्सी की लंबाई, सोचो रस्सी की लंबाई। तो यहां से यहां तक का जो रस्सी का लंबाई होगा वो होगा πr, फिर यहां से यहां r होगा, फिर यहां से यहां r होगा। तो कहने का मतलब जो अर्धवृत्त होता है उसका जो परिमाप होता है वो πr तो होता ही होता है, प्लस उसमें 2r ये भी जुड़ता है, क्योंकि ये अर्धवृत्त है तो इसमें 2r भी जुड़ेगा, बराबर 36। ठीक है, चलो तो जिसका भी आंसर आ रहा है 7, जो बहुत कूद रहा है 7 7 7, तो उसका आंसर सही है। ठीक है, r इक्वल टू आएगा 7, कैसे आएगा देखो, अगर हम r कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा पाई प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू जाएगा 36। ठीक है, और r इक्वल टू हो जाएगा 22/7 प्लस में 2 बराबर 36। ठीक है, एंड इसके आगे जब सॉल्व करोगे देखो ये हो जाएगा कितना r। ठीक है, ध्यान देना, देखो इसका तुम इससे गुणा करोगे एलसीएम तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 दूना 14, 14 और 22 कितना हो जाएगा 36। तो 36/7 बराबर 36, बस। और ये कट जाएगा 36 36 कट जाएगा, और फिर r इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे r इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, r इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये बताओ, ये समांतर श्रेणी का है। समांतर श्रेणी का देखो एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, सिंपल सा, या तो पूछेगा पद या पूछेगा योगफल। ठीक है, तो पद और योगफल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा होना चाहिए, एकदम चिपका होना चाहिए, कि क्वेश्चन दिखा नहीं कि आंसर चिपका दो ना, मतलब कुछ देर सॉल्व करने के बाद। जैसे ये बोला है एक समांतर श्रेणी है 54 51 48 45
का 10वां पद कितना होगा? तो फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है, लिख दो। देखो पहला पद जो ए है, देखो a इक्वल टू 54 हो गए। ठीक है, डी मतलब होता है डिफरेंस, मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखो 54 से हुआ 51, 51 से हुआ 48, से हुआ 45। तो बिना सॉल्व किए तुम बोलो सर घट रहा है, घट रहा है मतलब इसका जो सर्वांतर है होगा -3। तो a इक्वल टू 54, डी इक्वल टू -3 आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद एक तरीका है, सिंपल तरीका है, निकालेंगे कौन सा पद? 10वां। तो 10वां पद का फॉर्मूला होगा भैया a + 9d। भैया एक कम डी होता है हमेशा, या तो होगा ना, अगर 5वां पद लगे तो 4d होता है, 10वां पद 9d हो जाएगा, बस कर लो। ये हो जाएगा 54 प्लस कितना 9 गुणे -3, आंसर कितना आ जाएगा? 54 माइनस में 27, 54 है कि 57 है भैया? अच्छा 54 है ना, 54 माइनस 27, अब घटा लो तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 7 और बचेगा 2, 9 27, 54 माइनस 27 आ जाएगा 27। तो आंसर आएगा प्लस में 27। ठीक है, क्या आएगा? प्लस में 27। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ फटाक से, बताओ इसका आंसर बताओ कितना आएगा, एकदम सही से बताना ना। बोला है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ठीक है, अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, ठीक है, तो उसे अगर हमें लिखना पड़ेगा सम संख्या के रूप में, तो सम संख्या के रूप में कोई भी पूर्ण संख्या को कैसे मानते हैं, और विषम संख्या के रूप में किसी भी पूर्ण संख्या को कैसे मानते हैं। अगर ये आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, हम बता रहे हैं, देख लो। तो किसी भी सम संख्या को मानते हैं 2m। ठीक है, हमेशा अगर कोई भी संख्या लेंगे पूर्ण संख्या, उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक सम संख्या बनती है। तो सम संख्या का रूप होता है 2m और विषम संख्या का होता है 2m + 1। ये तो बात एकदम नोट करके छाप लो। ठीक है, चलो बोला है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद, देखो छठवां पद 13 हो, ठीक है, और जो 12वां पद हो, 12वां पद अगर 25 हो, तो बताओ इसका पहला पद क्या होगा? पहला पद मतलब ए पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर तुम्हें कभी भी 2 पद का मान दिया हो, ठीक है, अगर 2 पदों का मान दिया हो तो हम लोग ये करते हैं कि अगर 2 पदों का मान दिया है तो भैया 2 समीकरण बना लो। ठीक है, क्या बोलते हैं? अगर हमें 2 पदों का मान दिया है तो 2 समीकरण बनाओ और फिर दोनों घटा दो, घटा दोगे तुरंत आ जाएगा डी का मान। इतना करो पहले, देखो लिखा है छठवां पद ना, लिखो ऐसे T6, छठवां पद हो गया 13। अच्छा बताओ अगर छठवां पद है तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे a प्लस छठवां है तो 5d होगा, छठवां है तो कितना होगा? 5d होगा। ये तुम्हारा बनेगा समीकरण नंबर 1। उसी तरह सोचो अगर वो क्या है 12वां पद है, मतलब T12, T12 का मान कितना दिया है? 25। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? T11 लिखना भैया, गजब इंसान है। a + 12 तो 11d हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये। बस ये तुमको 2 समीकरण बनाना होता है कि हमें जो 2 पद का मान दिया है उन्हें 2 समीकरण के रूप में लिख ले। अब सोचो 2 समीकरण 2 चर, 2 समीकरण 2 चर सॉल्व करना सीखोगे तो आएगा, नहीं सीखोगे तो देख लो कैसे करना है। बस तुम्हें लिखना है a प्लस, ठीक है, हमेशा बड़ा वाला ऊपर लिखो कि घटाने में आसानी रहे। हमेशा बड़ा वाला क्या लिखो? ऊपर लिखो और छोटा वाला नीचे लिख दो। ठीक है, इससे तुमको घटाने में आसानी रहेगी और आंसर भी आराम से आ जाएगा। बस यही काम करना। ठीक है, अब बस हमेशा तो वही करना, हमेशा ये रटा रटाया है कि बस समीकरण नंबर 1 बनाए, समीकरण नंबर 2 बनाए, बस घटा दो। घटाओगे तो a हमेशा कट जाएगा। देखो जब घटाएंगे ना तो ये a हमेशा कटेगा, यहां बचेगा 6d बराबर 12। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 से भाग कर दोगे आ जाएगा 2। तो क्या सबको समझ में आया? समीकरण 1 समीकरण 2 बनाए, घटा दिए, डी का मान हमारा, डी का मान 2 आ गया ना। अब अगर डी का मान 2 आ गया तो उम्मीद करेंगे यार ए का मान तो निकाल लोगे। समीकरण 1 दिख रहा है, यहाँ पे डी का मान रखो 2, अगर यहाँ पे डी का मान रखोगे 2 तो 5 दूना 10, ये जाएगा उधर, हो जाएगा -10, 13 - 10 आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 3 आंसर। बस इतना ही। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भैया रख लो। ठीक है, एंड बाद में जब ये चैप्टर बोल रहा है, जब ये वीडियो खत्म होगा तो इन सब क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझ के कर लेना। क्लियर है? चलो ये बताओ, बोला है कि यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म होगा तो कैसा? ये संगत है कि असंगत है बताना, ये कोई नहीं है ना। तो 2 रेखाएं 3 प्रकार से होती हैं, या तो समांतर होंगी, पता है ना, देखो क्या होंगी, देखो या तो समांतर होंगी, याद है ना, समांतर होंगी, या तो ऐसे प्रतिच्छेदी होंगी,
या क्या होंगी, एक के ऊपर एक होंगी, ठीक है। इसे बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं, समपाती। खतरनाक हिंदी लिख दी है, समपाती ना। ये तीन होंगी, या तो समांतर होगा, या तो प्रतिच्छेदी होगा, या तो ये होगा। देखो अब क्या बोलते हैं, देखो अगर समांतर होता है तो समांतर में बोलते हैं कि यार a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। याद है कि नहीं ना। और अगर प्रतिच्छेदी होगा तो प्रतिच्छेदी में बोलते हैं a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। पहले ही बराबर नहीं तो काट देता है। सोचो अगर ये लड़ रहे हैं इसका मतलब क्या, आपस में पहले काट पीट कर लेंगे। काट पीट कर लेंगे मतलब a1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और तीसरा अगर संपाती है भैया, तीनों बराबर हैं, बस काम खत्म। तीनों क्या आ जाएंगे, बराबर। तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर, बस दैट्स इट। अब तुमसे क्या बोला है कि a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये क्या किए हैं, सब पहले आपस में लड़ भिड़ लिए हैं, क्योंकि हमको सी तक जाना है, लेकिन ये पहले से आपस में लड़ भिड़ लिए। अगर ये सब पहले ही आपस में लड़ भिड़ लिए, इसका मतलब क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है ना। ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, एक दूसरे को एक जगह पे कट करती हैं। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर या फिर अनंत बिंदुओं पर टच करती हैं, काटती हैं, तो उन्हें बोलते हैं संगत रेखाएं। संगत की कहीं ना कहीं मिल रही हैं, संगत रेखाएं, ठीक है। और जब होता है पैरेलल, मतलब कभी नहीं कटता है, तो उसे बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत। चलो तो उम्मीद करेंगे याद होगा, कहीं भूलोगे नहीं, मिस्टेक नहीं करोगे ना। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। देखो वो सब जो कॉन्सेप्ट है ना एकदम रटा होना चाहिए। अब क्या करोगे, उन्हें सबको बस एक जगह लिख लो, तुम्हें आता है, ठीक है। फिर से एक बार उन तीनों को एक जगह लिखो, उसे पढ़ो और उसे रट्टा मार लो एकदम, कि क्वेश्चन देखते ही हमें वो सब इतना सोचना ना पड़े। दिखा बराबर नहीं है, प्रतिच्छेदी है मतलब संगत है, तीनों बराबर है, संपाती है मतलब संगत है, ऐसे मतलब रटा होना चाहिए। और तभी होगा जब तुम एक जगह शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उसे पढ़ते रहोगे। ये बताओ, बोला यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो पता है ना मूल, अगर मूल होंगे, देखो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। बीटा प्लस अल्फा, देखो बीटा प्लस अल्फा का मतलब होता है मूलों का योगफल, ये होता है मूलों गुणनफल। अच्छा बताओ मूलों का योगफल कितना होगा, अगर हम निकालेंगे मूलों का योगफल, पढ़ोगे ना, मूलों का योगफल होता है माइनस में बी बाई ए। क्या होता है, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए। अब पता है जो द्विघात समीकरण होता है वो होता है ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी एक्स प्लस में सी। कंपेयर करते हैं ना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स। मतलब एक्स स्क्वायर के जो पास होगा वो होगा ए, एक्स के पास जो होगा बी, और जो लास्ट में कांस्टेंट बचेगा वो हो जाएगा सी। सिंपल सा। तो यहाँ पे एक्स के पास क्या है, कुछ नहीं, मतलब एक, मतलब एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है, गुणांक मतलब एक हो जाएगा। एक्स के पास गुणांक क्या है, -5, मतलब बी इक्वल टू -5 होगा, और सी इक्वल टू होगा 7। तो जो मूलों का गुणनफल होगा कितना हो जाएगा, माइनस बी का मान कितना है, बी का मान कितना है, देखो बी से अगर कंपेयर करोगे तो बी इक्वल टू आएगा -5। और कंपेयर करने का सिंपल तरीका है, एक्स के बगल में क्या है, एक्स के बगल में जो होगा वही मेरा पूरा बी, तो -5 हो जाएगा, -5। और ए का मान कैसे निकालेंगे, ए मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है, तो एक्स स्क्वायर बगल में एक, तो बस ऐसे लिखो ना, आंसर कितना आएगा, 5 आ जाएगा, बस काम खत्म। तो मूलों का योगफल आ गया हमारा 5, लिखो भैया 5 आराम से। अब निकालना है मूलों का गुणनफल, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालेंगे। अब मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए ना। तो योगफल होता है माइनस में बी बाई ए, और गुणनफल होता है सी बाई ए। तो यहाँ पे लिख देंगे सी बाई ए, और सी का तो पता ही है, सी इक्वल टू कितना है, 7 है, और अपॉन में 1 मतलब 7 आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 7। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/7। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पूरा निकालना नहीं कि हाँ इसमें अल्फा बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा बीटा का मान हमें अलग अलग निकालना है। हमको पता है कि जब ये इसका वैल्यू पूछा है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। मतलब अगर हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता चल जाए तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो हम जो ये बहुपद दिए इसे सॉल्व नहीं करेंगे ना, आराम से। जो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है कि डायरेक्ट बोलते हैं ना, डायरेक्ट हम लोग मूलों का योगफल और फिर मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, लगा देंगे फॉर्मूला। योगफल होता है माइनस बी बाई ए, इसका यूज करेंगे, आ जाएगा आंसर। और गुणनफल होता है सी बाई ए, लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। बस निकाल के उसे यहाँ पर रख देना है, ऐसे। क्लियर है, चलो
ठीक है, तो जब भी अगर ऐसे तो ऐसे ही करते हैं। चलो ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा। शून्य पूछा है कि द्विघात बहुपद 6x का स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3 के शून्य होंगे, बताओ इसका शून्य कितना होगा। शून्य मतलब होता है इसको सॉल्व करना, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। अगर ये 6x का स्क्वायर लिखा है माइनस में 7x लिखा है माइनस में 3 लिखा है बराबर 0 करो और इसे ही सॉल्व करो। सॉल्व करके देखो कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, इसे सॉल्व करो और सॉल्व करके देखो भैया इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, सॉल्व करने का सिंपल सा बेसिक तरीका क्या होता है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा क्षेत्र 18। अब क्षेत्र 18 का मतलब क्या, हमको ऐसा दो नंबर खोजना है, ऐसा दो नंबर जिसका गुणा करने पे 18 है, ऐसा दो नंबर जिसका गुणा करने पे आंसर 18 है और उसको घटाने पे, देखो यहां पे लिखा घटाना ना, और उसको घटाने पे कितना है 7 है, और घटाने पे कितना है 7 है, तो 9 दूना 18, सीधी सी बात है यार। 9x प्लस में 2x, और माइनस वाला बड़ा क्यों लेंगे, देखो क्योंकि देखो जो ये लिखा है ना माइनस में 7x लिखा है ना, अगर ये माइनस 7x लिखा है तो बड़ा वाला होगा माइनस में, अगर यहाँ होता है प्लस तो बड़ा वाला होता है प्लस में, बस सीधी बात है। तो माइनस 9x प्लस में 2, ठीक है। अब उम्मीद करेंगे आएगा, देखो बहुत लोग को नहीं आता कि यार माइनस में 9x प्लस में 2x कैसे लिख दिए सर, ठीक है। तो देखो तुम लोग ऐसे कर सकते हो, अगर तुम्हें एकदम नहीं आ रहा है ना तो ऐसे कर सकते हो, नहीं आ रहा है देखो लिख दो कि 6x का स्क्वायर माइनस में जो ये 7 लिखा था ना, इसी को बोले ना कि 9 दूना 18, 9 माइनस 2 7, तो ऐसे लिख दो कि इसको लिखेंगे 9 माइनस 2, ऐसे लिख दो, एकदम बेसिक्स करो, मतलब कोई भी रिस्क नहीं, ऐसे कर लो, ठीक है। फिर वो करते करते डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, लो हो गया, ठीक है। गुणा करोगे माइनस से तो माइनस में 9x हो जाएगा, माइनस से तो प्लस में 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 कॉमन कर लो, इसमें से 3 कॉमन करेंगे, 3 कॉमन करो तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 ना, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस में कितना 3 तरीके 9, और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस में 1 कॉमन कर लो। अब तो इसका कुछ दिमाग काम कर रहा होगा ना, तो ये कॉमन करोगे तो कितना आएगा 2x माइनस में 3 आ जाएगा 1, और 1 हो जाएगा 3x प्लस में 1 बराबर 0, प्लस 1 ही कॉमन करेंगे भैया लोग ना, बस हो जाएगा। तो यहाँ से करोगे तो इसको जो करो तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस में 1/3 आएगा, और यहाँ से करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 3/2 आ जाएगा, आंसर आएगा 3/2 माइनस में 1/2। चलो कोई ऑप्शन नहीं दिया तो चलो इसको बनाने लेते ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, सी वाला ए वाला सेम है, किसी एक में माइनस नहीं लगा तो किसी एक में लगा दो, आंसर हो जाएगा। घबरा मत, तुम लोग के एग्जाम में ऐसा मिस्टेक नहीं होगा, तुम लोग के एग्जाम में एकदम सही सही क्वेश्चन आएगा, उसमें कोई भी मिसप्रिंट नहीं होगा, क्लियर है। ये हमारा सोल्यूशन, ये कैसे है बता दें, देखो ये जब सॉल्व करोगे भैया तो देखो ऐसे करोगे ना, देखो बता दे रहे हैं, तो लिखोगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना 3/2, ठीक है। जैसे ये लिखोगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना माइनस 1, तो x बराबर कितना माइनस में 1/3, ऐसे, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसे लेकर रख लो कि बाद में तुमसे देखो तुम्हें हर चीज याद आ जाए। चलो ये बताओ, बोला है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। बताओ मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक असमान, वास्तविक समान, समान वास्तविक नहीं, ठीक है। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पता है क्या निकालते हैं, अगर कभी भी कोई द्विघात समीकरण दिया होता है उसमें अगर हमें उसके मूलों की प्रकृति निकालनी होती है तो हम लोग को सबसे पहले निकालना होता है क्या, विविधता, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, और उसको निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है b इक्वल टू मतलब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले ये निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद तुम लोग बताना क्या आएगा ना। देखो b का मान कितना है कंपेयर कर लो, तो b का मान a का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a इंटू में c, आंसर आएगा 1 प्लस में 4 बराबर 5, तो d का मान आ गया 5, लो हम निकाल दिए। बताओ अगर d का मान 5 आ गया तो मूल कैसा होगा, बताओ अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 5 आ गया तो मूल कैसा होगा, एकदम देखो सिंपल याद कर लो ना यार कि रूट में होता है, रूट में होता है b स्क्वायर, अगर ये 0 आ गया तब तो बराबर होता है, अगर इसका मान आया माइनस में तब तो ये वास्तविक नहीं है, तब बोलोगे ये वास्तविक नहीं है, और अगर रूट में ये प्लस में कुछ आ गया, बड़ा में आ गया, प्लस में कुछ आ गया मतलब प्लस में भी कुछ आ गया तो बोलोगे क्या है वास्तविक है सर जी। अगर 5 आया है तो क्या है वास्तविक है, और क्या है असमान है, क्योंकि अगर रूट में 5 आएगा
अरे याद है कि नहीं भैया फॉर्मूला कैसे बताया गया होगा, याद करो, अगर लेक्चर देखोगे मतलब तुमको याद होगा। ठीक है, तो वास्तविक होता है और असमान होता है, जाके वन शॉट देखो एक बार, जो वन शॉट लेक्चर है ना, वन शॉट लेक्चर जो 6-7 घंटे का है उसे जाके एक बार देखो तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे ना। तो वास्तविक और असमान होगा, क्या होगा, वास्तविक और असमान। जब 0 के बराबर होता है तब बोलते हैं समान है, मतलब तब बोलते हैं वास्तविक और समान है। 0 के बराबर तो वास्तविक समान, एकदम याद हो जाए, 0 के बराबर तो वास्तविक समान, और क्या। अगर जो छोटा होगा तो भैया कुछ मिलेगा नहीं, काम खत्म। चलिए बताओ, बोला है 0 और 50 के बीच, ध्यान देना, देखो लिखा है 0 और 50 के बीच, कहने का मतलब तब 2 से लेके 48 तक का, 2 से लेके 48 तक का हमको निकालना एक फल। बताओ 2 से लेके 48 तक का योगफल कितना होगा, 2 + 4 + डॉट डॉट करके 48 तक का योगफल कितना हो जाएगा। 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योगफल, अच्छा सॉरी हम सम लिख दिए यार, खतरनाक इंसान, हम सम लिख दिए, माय मिस्टेक। 1 3 5 ऐसे करते करते 49 तक। चलो देखिए कितने लोग बता पाते हो। देखो सम का लगाएंगे फॉर्मूला, पता है ना सम का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन। एसएन फॉर्मूला होता है सर जी n/2 ब्रैकेट में a + l, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, सबको पता होगा। सम का फॉर्मूला होता है जब हमको पहला पद और अंतिम पद पता हो तो हमेशा a + l का लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a + l। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कि कुल कितने पद है ना। अच्छा बताओ, अगर हम 1 से लेके 49 तक लिखें, केवल विषम संख्या लिखे, तो उसमें कुल कितने विषम पद होंगे। तो इतना पता है कि नहीं, अगर 1 से 50 तक लिखेंगे उसमें तो 25 तो होता है सम पद और फिर 25 होता है विषम। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ये सब क्या होगा, विषम पद होगा, तो कुल 25 हो आएगा। तो n का मान कितना होगा, n का मान होगा भैया 25, n का मान कितना होगा 25 होगा, सीधी बात है। उसके बाद देखो a + l, a मतलब पहला पद और l मतलब लास्ट पद, तो a मतलब पहला पद लास्ट पद, लो भैया तो 25/2 गुणे में 50, ठीक है, और उम्मीद करेंगे कट जाएगा 25 बार में, कितना आएगा 25 × 25, ठीक है, कितना जाएगा 625, ठीक है, कितना जाएगा 625 आ जाएगा। सिंपल है, ये फॉर्मूलाज बताएं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि अगर विषम पद है तो उसका कर दो n², ठीक है, अगर n का मान 25 था तो डायरेक्ट कर दो 25 का स्क्वायर, आंसर जाएगा 625 डायरेक्ट एक लाइन में, ठीक है। अगर n क्या हो, विषम संख्या हो, ठीक है, मतलब अगर तुमसे कभी भी विषम पदों का योगफल पूछे, मतलब विषम संख्याओं का, n मतलब विषम संख्या नहीं, अगर तुम्हें विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो जितने पद होंगे उसका स्क्वायर कर दो। अगर हमें 25 ठो विषम पद हैं उनका सम पूछ रहा है तो बस उतने का स्क्वायर कर दो। अगर 10 ठो विषम पद हैं उसका योगफल पूछ रहा है तो उसका स्क्वायर कर दो, बस आंसर, ठीक है। जैसे देखो अगर तुमसे पूछे कि बताओ 1 + 3 + 5 + 7 का आंसर कितना आएगा, तो क्या है 4 ठो विषम पद है ना, 4 ठो विषम पद है, दिख रहा है ना 4 ठो विषम पद है, तो स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर आंसर। शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हो। चलो हम लोग आते हैं इस पे, बोला है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो नहीं बता पाएगा समझेंगे भैया वो तो बहुत खतरनाक इंसान है, दुनिया में उससे खतरनाक तो कोई पैदा नहीं होगा जो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नहीं बता पाया, ठीक है। देखो बोला है पाइथागोरस प्रमेय, तुम लोग पढ़ोगे ना पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, समकोण त्रिभुज में लगता है, जहां बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है समकोण त्रिभुज में, याद है, अरे याद ही होगा भैया, याद क्या नहीं होगा, याद नहीं होगा तुम लोग खोपड़ी नहीं फोड़ देंगे हम, ठीक है, याद क्यों नहीं होना चाहिए, याद तो होना चाहिए ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है समकोण त्रिभुज में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोला है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, फटाक बताओ। सबसे इजीएस्ट, सबसे सिंपल सवाल और बार बार आया वो सवाल, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन एकदम बेसिक एकदम तुच्चा सा रहेगा, ठीक है, जो तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस होगा। अगर तुम 10 डेली क्लास किए हो और नोट बनाए हो, नोट्स, ठीक है, तो 70 से 80% क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आते हैं और उसे बहुत आराम से कर ले जाओगे, क्या समझे ना। देखो बताओ कितना आंसर आएगा, लगाओ। दो बिंदुओं के बीच का दूरी का जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा होता है सर जी x2 - x1 का होल स्क्वायर
ठीक है, प्लस क्या y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल सा होता है, एकदम इजी से होता है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं ना। तो 4 माइनस 2 करेंगे, लिखेंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या बोलोगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट में 8। अब बताओ रूट में 8 को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, रूट में 8 को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा पता है ना। भैया 8 लिखेंगे सर, इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जिसका पेयर बनता है वो बाहर आता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो बाहर नहीं आता। यही बोलता है ना, अगर रूट 8 का किए तो कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो ई पेयर बना, ई पेयर बना और जिसका पेयर नहीं बना वो बाहर आएगा, आ जाएगा 2√2। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2√2 बस। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, और उम्मीद करेंगे सबको ट्रिग्नोमेट्री में बिना किसी तुक्का मारे, बिना कोई ट्रिक लगाए डायरेक्ट सारी वैल्यू लर्न होगी कि साइन 20-30 मतलब 20-30 नहीं, साइन 0 साइन 30 साइन 50 साइन 60 साइन 90 का मान अच्छे से याद होगा, सबका मान अच्छे से रटा होना चाहिए, मतलब टेबल दिमाग में छपा होना चाहिए। अगर नहीं छपा तो भैया छापो क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो अगर लिखा है रूट में 3 कोसेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा, ठीक है, रूट 3 बराबर मतलब रूट 3 कोसेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमको करना है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मिलेगा सर जी कोसेक थीटा बराबर 2/√3। ठीक है, यही ना, क्या सबको करने आता है। अच्छा देखो बहुत लोगों को होता है ना कि यार हमको सर जी कौशिक का तो मान हमको सर जी नहीं याद है, मतलब कौशिक में 10 अंश 20 अंश मतलब क्या 10-20 बार बोल रहे हैं यार, मतलब कौशिक में 30 45 60 इस सबका सर जी मान याद नहीं है। तो एक काम तुम ये कर सकते हो ना, साइन का तो याद होगा ना, साइन में चेंज कर लो ना। देखो जो कौशिक है ना, कौशिक को लिख सकते हैं 1/sin, एकदम सिंपल कर देंगे। ठीक है, अब क्या करो दोनों तरफ पलट दो। ठीक है, अगर अब दोनों तरफ पलट दोगे तो शायद अब तुम लोग का दिमाग का बत्ती जले। अब तो कर सकते हो ना, अगर लिखा है साइन थीटा बराबर √3/2, ये पता है ना यार कि जो कोसेक थीटा होता है बराबर 1/sin थीटा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर लिख दिए 1/sin थीटा। हम क्या किए दोनों तरफ उल्टा कर दिए, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा √3/1। तो बोलेंगे यार साइन में कितने अंश का मान √3/2 होता है, याद है। अगर वैल्यू नहीं है तो नहीं कर पाओगे, तो बोलोगे 60 अंश का। ठीक है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। एकदम इजी है, एकदम सिंपल है, एकदम बउआ वाला सवाल था। चलो ये बताओ अब, बोला है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या होगी। ये सवाल थोड़ा सा गलत है, इसको थोड़ा सही करो। तो ये सवाल ऐसे बनेगा कि एक देखो वृत्त दिया है, ठीक है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, स्पर्श रेखा की दूरी दिया ना, मान लो यहाँ पे ये हो गया स्पर्श रेखा, मान लो ये मान लो Q हो गया। ठीक है, ये Q हो गया, ये P हो गया। ठीक है, यार हो गया। ठीक है, ये दूरी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर ऐसे दिया है। तो त्रिज्या पूछ रहा है ना, त्रिज्या पूछ रहा है आर का मान, तो ये भी दिया होगा। ये कहीं ना कहीं मिस्टेक दे दिया है क्वेश्चन में, इसको सही कर लो, इसको कर लो। ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर वो 24 है तो 25 होगा, ऐसे होगा ना। कि बिंदु Q से देखो, बिंदु Q से देखो, बिंदु Q है, यहां से जो स्पर्श रेखा होगी इससे स्पर्श रेखा की दूरी 24 सेंटीमीटर, और इसी बिंदु Q से जो केंद्र होगा उस केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो जो त्रिज्या होगा इस त्रिज्या का मान बताओ। बताओ अब इसको कर सकते हो। ठीक है, लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर हमें कर्ण का मान निकालना होता है तो दोनों को जोड़ते हैं, और अगर कर्ण के अलावा किसी और का मान निकालना हो, लंब का या धर का, तो बस घटा दो, घटा दो, हमेशा बड़ी से घटा दो। तो अगर हमें कर्ण का मान चाहिए लंब का, तो आधार का नहीं लंब का मान चाहिए, तो क्या करेंगे कर्ण के स्क्वायर में से, देखो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे, इसी को सॉल्व कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा 625 माइनस 24 का कितना हो जाएगा 576, और घटा दोगे तो कितना जाएगा, उम्मीद करेंगे कितना आ जाएगा 49। ठीक है, और अगर आर स्क्वायर बराबर 49 है तो भैया आर बराबर कितना आएगा 49, और क्योंकि त्रिज्या है भैया रेडियस है तो आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा, वैल्यू तो हमेशा प्लस में आएगा ना, डिस्टेंस रेडियस तो प्लस में आएगा।
प्लस माइनस मत लिखना, बस केवल प्लस 7 लिखना, ठीक है। आंसर आएगा 7। और उम्मीद करेंगे सबको ट्रिपलेट भी याद होगा ऐसे, ठीक है, कि 7 24 25, ठीक है, कि देखते आ जाए कि अगर 24 25 दिखा तो मतलब एक को तो 7 होगा, कन्फर्म है, ठीक है। जैसे ये याद होगा, अगर हमको 3 दिखा 4 दिखा तो 3 4 के साथ 5 तो बनेगा ही बनेगा, 3 4 5 ऐसे, ठीक है। 6 8 10 वो सब ट्रिपलेट भी याद होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सब याद होता है ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा फास्ट बनता है। और याद कैसे होगा, जब 2 बार 3 बार क्वेश्चन लगाओगे और देखोगे तो याद हो जाएगा, बस, ठीक है। चलो ये बताओ, बोला है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है, फटाक से बताओ। अगर हम बोले मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, एक बाहर बिंदु है, ठीक है, इससे एक स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है, इससे खींच दिया एक स्पर्श रेखा, इससे खींचे स्पर्श रेखा, तो इन दोनों में क्या होता है भैया, इन दोनों में समानता होता है कि ये दोनों दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ये जो दोनों जो दूरी होती है, ये दोनों दूरी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, समान, उसी को बोलेंगे क्या होती है, समान होती है, ठीक है। चलो ये बताओ, सबसे इजी क्वेश्चन है, बस ये है कि देखो अगर होता क्या है कि ना, अगर वैल्यू नहीं देता तो लड़के घबरा जाते हैं कि यार वैल्यू नहीं दिया कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए बताता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि चीजों को तुम समझो अच्छे से, ठीक है। कॉन्सेप्ट मानो कुछ होता नहीं है, उसका मतलब होता है समझना, कि तुम चीजों को कितने अच्छे समझो। अगर तुम कोई तुमको अच्छे समझा दिया और तुम उसको समझ गए हो, मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, बस यही चीज होता है, ठीक है। तो समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तुम कैसे भी समझो बस समझ में आना चाहिए ना। देखो बोला है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, मान लो देखो मेरे पास एक वृत्त है, देखो जैसे मान लो मेरे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है। अब एक वृत्त लिए जिसकी त्रिज्या इसका दोगुना कर दे रहे हैं, एक वृत्त लिए जिसकी त्रिज्या का डबल हो गया लो, ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लो 2r है। अब देखने में लग रहा है बात अलग है, ठीक है। एक वृत्त ले लिए जिसकी त्रिज्या r बराबर कितना हो गया, 2r हो गया। तो बताओ अगर निकालेंगे पहले वाले का, ठीक है, अगर निकाले बोला है तो बोला है कि तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखो पुराने वाले कितना आएगा, पुराने वाले का क्षेत्रफल होगा पाई आर का स्क्वायर, कितना होगा, पुराने वाले का क्षेत्रफल होगा पाई आर का स्क्वायर। और क्या बोला है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी, देखो लिखा है ना दोगुनी, दोगुनी कर दी जाए, दोगुना कर दिए मतलब उसका पहले आर था तो अब 2r कर दिए। देखो जो पहले निकाले क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर का स्क्वायर, आर की जगह आर हो गया। अब इसके बाद जो नया वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर का स्क्वायर, और जहां पे आर था वहां पे क्या रखना पड़ेगा, वहां पे हमें 2r रखना पड़ेगा, ठीक है भैया। जो त्रिज्या थी उस त्रिज्या की जगह पे रखना पड़ेगा 2r, क्योंकि त्रिज्या दोगुनी हो गई है। ऐसे लिखोगे 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर बटे में पाई इंटू 4r का स्क्वायर, इससे कटेगा 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 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ऐसे किया जाता है क्वेश्चन को, उम्मीद करेंगे सॉल्व करने आएगा। और अगर सॉल्व करने आया है तो ये क्वेश्चन करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, देखें कमेंट बॉक्स में कितने लोग सही से आंसर कमेंट करते हो। इसका आंसर बताएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हिंट दे देते हैं, बोला है एक तार है, ठीक है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, ठीक है, तब वर्ग की भुजा है, अरे यार उल्टा पुल्टा क्वेश्चन लिख दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है ना, ये क्वेश्चन पूरा होना चाहिए। बोला कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता था वर्ग, चलो जाना दो, ये क्वेश्चन गलत दे दिया है, ठीक है। चलो इसको छोड़ देते हैं, नहीं तो तुमको ये होमवर्क देते हैं हम, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ तार की लंबाई देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर तार की लंबाई होगी तब ना, बिना तार की लंबाई कैसे कर पाएंगे। ये 28 सेंटीमीटर त्रिज्या कहां दे दिया, ठीक है। या एक काम कर सकते हो, तुमको बोल सकता है कि एक 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या, सोचो एक वृत्त है, ऐसे क्वेश्चन सही से लिखा नहीं है, ठीक है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर है। अब इसी को खोल के क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है। तो बताओ वर्ग की भुजा कितनी होगी, ठीक है। तो एक काम कर सकते हो, इसका निकालोगे 2πr, कि इसका परिधि कितना होगा, इसका परिधि जो 2πr है वो बराबर कर दोगे इसकी भुजा, मान लो इसकी भुजा एक भुजा a है तो 4 भुजा कितनी हो जाएगी 4a, ठीक है। बराबर करके a का मान निकाल लो और बताओ आंसर कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सही से लिखा नहीं, बस समझ जाना कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उसी को खोल के एक हम वर्ग बना देंगे तो इस वर्ग की भुजा कितनी होगी,
ठीक है। तो अगर वृत्त है तो इसका परिमाप कितना होगा, मतलब इसका पूरा लंबाई, क्योंकि ये रस्सी से जो है तो इसका पूरा लंबाई कितना होगा, तो इसकी परिधि के बराबर 2πr। अब इसी को खोल के एक ऐसे बनाया गया वर्ग, तो वृत्त की परिधि 2πr बराबर होगा वर्ग की परिधि, मतलब परिधि को बोलते हैं परिमाप 4a के। तो 2πr बराबर 4a करो और क्वेश्चन को फिर सॉल्व करो। देखो a इक्वल टू क्या आता है और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और उम्मीद करेंगे तुम लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कुछ भी पूछना होगा तो भी कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे अच्छे से, कमेंट बॉक्स में कमेंट देखेंगे ना, तो कमेंट जरूर करके जाना और जो पूछे उसको बता के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा।